हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मिक्स फिजिक्स सीरीज़ का अगला पार्ट, और उसमें हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो सैम्पल पेपर है अपना नेवी की ऑफिशियल साइट पर, उसे करेंगे। दोस्तों, इससे जो पिछली बार सीधे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, आप इसे निकालते हैं नहीं, आप बस सिलेबस के लगे रहते हैं, जिस कारण आप सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क बिल्कुल मत कीजिएगा। सिलेबस के लगे रहोगे कोई फ़ायदा होगा नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्लैंक का नियतांक, यानी जो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर द सेम ऑफ दोज। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन वो किसके बराबर है, ये पूछा गया है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू एच एफ। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो H किसके बराबर हो गया, E बटा एफ। एफ क्या होता है, 1 बाई टाइम, यानी टाइम इधर आ जाएगा, यानी जूल सेकंड। ठीक है। और ये कि ये जो यूनिट होती है किसकी होती है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी इंटू में आर। ठीक है। मैंने टी से मल्टीप्लाई किया, टी से डिवाइड किया, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सलेशन, है ना। तो ये हो गया एम ए आर इंटू टी। ये तो हो गया फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, यानी जूल। जूल इंटू टाइम आ गया ना। यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ सीधा उछाला जाता है और उसी ऊंचाई पर उसे पकड़ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉल की गति को परिभाषित करता है। ये कह रहा ऊपर उछाला और इसके अधिकतम ऊंचाई पर उसे पकड़ लिया जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है अधिकतम ऊंचाई पर, शून्य, यानी बॉल का वेग क्या हो जाता है, शून्य। ए वस्तु जो जड़त्व फ्रेम के मतलब एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम मस्ट। एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सलेशन क्या है, बताओ। एक्सलेशन है जीरो। एक्सलेशन क्या हो गया, जीरो। तो एक्सलेशन जीरो होगा तो सिंपल सी बात है, फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। जब वह वस्तु जमीन पर छूती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, देखो ऊपर इसकी गतिज का पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। एम जी है 9.8 और हाइट है 1 मीटर। आप इसे सोल्व करो। 9.8 को 3 से 8 ये 24 बचा 2 यानी 29, यानी 29.4 इसका आंसर हो गया। क्यों, इसने पूछी थी काइनेटिक एनर्जी, राख कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाली, क्योंकि जब ये नीचे आती ना तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ए बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट। द मशीन रीड्स इन इज वेट इन न्यूटन। क्या है कि एक लिफ्ट में एक वेटिंग मशीन धरी, उस पर एक बॉय खड़ा है, वे जो बॉय का मास है वो है 50 kg। अब ये कह रहा है कि जो लिफ्ट है वो मूविंग डाउनवर्ड्स विद 5 मीटर पर सेकंड। अगर लिफ्ट नीचे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से जा रही है तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा। मैंने बताया था वेट क्या होता है, एम जी, लेकिन एम और ए है ना, ये क्या होता है वेट, यानी फोर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार नेवी डबल ए में कि वेट की यूनिट क्या होती है ना। तो वेट की यूनिट न्यूटन होती है। वेट एक फोर्स ही होता है। सॉरी। ठीक है, तो देखो जब जी नीचे 9.8 से, ये तो जी हो गया, लेकिन ये भी नीचे 5 से आ रही है। मैंने बताया था जब लिफ्ट नीचे जाती है तो एक्सलेशन होता है जी माइनस ए, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो एक्सलेशन क्या होता है, जी प्लस में ए। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है, जी होता है 9.8 और माइनस में ए यानी 5। ये कितना आ गया, 4.8। अब आप फोर्स यानी वेट निकाल लो, मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू एक्सलेशन क्या आया था अपना, 4.8। इसका करेक्ट आंसर हो गया 240 न्यूटन, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर फिल्म इज मेड ऑफ बिटवीन 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच एंड ए डिस्टेंस ऑफ 0 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो पैरेलल वायर हैं ये दोनों, इसके बीच एक वाटर की लेयर है, इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है
वो है 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेथ है, एरिया नहीं, ब्रेथ नहीं, चौड़ाई। फिर क्या कहता है, जो ये वायर है ना, इसको पहले ये इधर था, ये भी इधर ले आए, तो जो ये चेंजमेंट हुआ, ये जो चेंजमेंट है ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो मैं बताऊं सरफेस एनर्जी क्या होती है। सरफेस एनर्जी होती है, क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू में एरिया। सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सरफेस टेंशन दे रखी है तो 72। ठीक है, एरिया पहले कितना था, पहले था, देखो ये तो 10 था, इधर लेंथ इधर ब्रेथ थी, तो ये एक आयताकार ही तो हो गया, रेक्टेंगुलर। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया पहले तो था 10 इंटू 0.5 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर ये जो वायर है 1 mm से क्या कर दिया, यानी 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर। फिर हो गया, देखो पहले तो एरिया था 10 इंटू 0.5, फिर एरिया हो गया 10 इंटू 0.1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 72 अपॉन में इंटू में क्या हो गया, पहले तो था 5 और फिर हो गया 1, यानी चेंजमेंट कितना हो गया 4 का। ठीक है, तो आप इसे गुणा कर दीजिए, वो इसका आंसर आ जाएगा। 4 2 8 और 7 4 28 यानी 288 अर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सरफेस एनर्जी वो होती है सरफेस टेंशन इनटू में एरिया। ठीक है, इन ए गैस डायमेटिक मॉलिक्यूल्स द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक गैस। देखो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो गामा की वैल्यू होती है, जो Cp/Cv होता है, वो होता है 1.40। ठीक है, अगर यही आपसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए पूछ लें, मोनो एटॉमिक यानी जिसमें एक एटम होता है, उससे पूछ ले तो ये होता है 1.66। तो देखो ये तो होता है मोनो एटॉमिक के लिए, ये होता है डाई एटॉमिक के लिए। ठीक है, और ये होता है ट्राई एटॉमिक के लिए। आपने एक चीज़ देखी कि देखो जैसे जैसे एटम बढ़ते जाते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है, कम। लेकिन हमने तो डाई एटॉमिक पूछा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी हैज सेम टेम्परेचर दैट इज सराउंडिंग। जैसे मतलब एक बॉडी है जिसे जैसे उसका बाहर का टेम्परेचर है वैसा ही टेम्परेचर उसका है। जब सेम टेम्परेचर होता है तो हीट रेडिएशन से नहीं होती, हीट ना तो इमिट होती ना फिर वो एब्जॉर्ब करता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका 0। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चांद पर ले जाने पर अपनी कौल अवधि में परिवर्तन नहीं दिखाएगा। देखो सिंपल पेंडुलम होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g, यानी चांद पर ले जाने पर ग्रेविटी इफेक्ट होगी तो ये तो इफेक्ट मारेगा, तो सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। फिजिकल पेंडुलम होता है, इसका जो फॉर्मूला था वो होता है 2π√Lmg, है ना। तो देखो इस पर भी ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, तो मतलब ये इसका नहीं होगा। तीसरा होता है टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में c। ठीक है, तो देखो मतलब यहाँ पे जी कोई इफेक्ट कर ही नहीं रहा, इसका मतलब इसे चाहे फिर चांद पर ले जाओ, चाहे फिर इसे सूरज पर ले जाओ, ठीक है, फिर चाहे आप इसे अपने घर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके टाइम पीरियड पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, टॉर्जनल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ़ ए वेव फ्रीक्वेंसी डबल्स इट्स स्पीड स्टे कांस्टेंट। तो वेव मान लो वेव फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, स्पीड वो की वो है, तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। वी होता है एफ लेमडा, है ना। तो देखो लेमडा क्या हो गया, V/F यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया यानी 2f कर दिया, तो जो लेमडा है वो क्या हो गया, जस्ट हाफ। ठीक है, हाफ हो जाता है लेमडा। ए होलो मेटल स्पेयर 10 सेंटीमीटर। देखो होलो मेटल स्पेयर है ना, उसके सरफेस पर चाहे कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो, होलो मेटल स्पेयर के सेंटर पे जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, 0। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हिज नर्व। देखो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट आदमी के शरीर से, तो देखो आदमी के शरीर में एक चार्ज ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से होते हैं, तो उन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, एक्साइटमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो
जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो मान लो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये ऐसे मूव करता है, ऐसे, ठीक है। जो इसकी वर्क डन, तो एक काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखो फोर्स तो इसके सेंटर की तरफ, ये कर्व्ड पाथ में घूमेगा, और वह डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ, तो ये 90 डिग्री पे, यानी नो वर्क डन, नो चेंज इन एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये है, जब चार्ज आता है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर वह ऐसे सर्किल की तरह चलता है। तो देखो सर्किल में क्या होता है, फोर्स तो होता है सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट होता है इधर, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब वर्क डन जीरो है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट। करंट इन ए सर्कल इट वोटलेस, वोटलेस मतलब वोट किसकी यूनिट होती है बताओ, पावर की। ये कह रहा करंट सर्किट में कब पावर नहीं होगी उस करंट में। तो देखो पहली ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट, केवल अल्टरनेटिंग करंट ही है ना वो वाटलेस होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट सारा ही वोटलेस नहीं होता। उसमें जब इंडक्टेंस जीरो, कुछ इंडक्टेंस होगा, कुछ वो होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। जब उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा ना, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई या फिर आई स्क्वेयर आर या फिर वी स्क्वेयर बाई आर, यानी रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो समझ लो, देखो फर्स्ट मतलब अल्टरनेटिंग करंट में ही वोट जीरो होती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में भी कब होती है, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। समझ रहे हैं ना आप, सारा अल्टरनेटिंग करंट वोटलेस नहीं होता। मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने एम्पीयर लॉ को मॉडिफाई करके क्या था कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इज इक्वल टू म्यू नोट आई। मैक्सवेल ने ये बात कही थी, बी ऑप्शन वाली। ये कह रहा है ए प्लेनेट ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन ए रेड लाइट विल अपीयर। देखो ग्रीन पत्ते को जब आप रेड लाइट में ले जाते हो, ठीक है, तो ब्लैक दिखेगा। अब क्यों दिखेगा मैं बताता हूँ। देखो ये बहुत पूछा जाता है, आपके ध्यान में रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब ग्रीन है उसकी वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम। रेड की फ्रीक्वेंसी कम, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये कम फ्रीक्वेंसी वाले को एब्जॉर्ब करेगा। जब ग्रीन रेड को एब्जॉर्ब करता है तो क्या बन जाता है, ब्लैक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ब्लैक। पानी की एक बूंद को 8 अलग अलग बूंदों में विभाजित किया जाता है, तो बूंद के अंदर देखो, मान लो ये एक बड़ी बूंद थी आर, ठीक है। अब इसको छोटी छोटी आर रेडियस वाली बूंदों में तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, तो 4 पाई आर स्क्वेयर, है ना, इज इक्वल टू 8, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ठीक 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर इज इक्वल, सॉरी क्यूब आएगा यार, वॉल्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्यूब आएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब, तो ये आर किसके बराबर हो गया, 2 आर, ठीक है, ठीक है। तो आर, छोटा आर किसके बराबर हो गया, आर बाई 2। अब देखो जो इसके अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर होता है ना ड्रॉप का, वो होता है 2T बाई आर, ठीक है। लेकिन जब छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, 2T बाई आर। भाई छोटी बूंदों का तो रेडियस आर है ना, लेकिन जो ये रेडियस है किसके बराबर है, आर बाई 2 के, ठीक है। और ये किसके बराबर था, बड़े वाली रेडियस का, यानी जस्ट क्या हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आई होप लगता आपको समझ में नहीं आया। आर इज इक्वल टू आर बाई 2 आया था। अब ये पूछ रहा बड़े वाली वो थी क्या, बूंद थी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस छोटे वाली से कितना हुआ। तो छोटे वाली का बड़े वाली का तो ये था, अब भाई छोटे वाली का ये होगा, है ना। लेकिन जो ये आर है ना, ये आर, ये किसके बराबर था, आर बाई 2 के। तो छोटे वाले का तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2T बाई आर, यानी छोटे वाले का हो गया 2 टाइम्स ऑफ बड़ी वाली, ठीक है। तो बड़ी वाली का क्या हो गया, छोटे वाली का आधा। आई होप आपको समझ में आ गया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/2, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड नॉट ए मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। देखो रेडियो एक्टिव डिके के 5 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं? 5 मोड। अब 5 मोड कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। एक तो होता है अल्फा डीके, एक होता है बीटा डीके, एक होता है गामा डीके, ठीक है, एक होता है पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है, और एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यानी एक तो होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, एक होता है अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ठीक है, और एक होता है पॉजिट्रॉन एमिशन। ये 5 तरह के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन कोई रेडियो एक्टिव डीके है नहीं। नेक्स्ट है ए मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सुपर इम्पोज। एक मैसेज है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, एक सुपर इम्पोज यानी उसके ऊपर बैठा दिया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा सी। तो देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, जब मान लो आप अपने पिताजी के कंधों पर बैठ जाओगे तो उनका मास, जो उनका मास है रियल मास, उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बस वो आपको सहारा दे रहे हैं, ठीक है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, जब तो इसका मतलब ये है कि जो मैसेज सिग्नल है ना ये इस कैरियर फ्रीक्वेंसी पर जाएगा, सुपर इम्पोज होगा, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी यानी टोटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो किसके बराबर होगी? ओमेगा सी के बराबर ही, यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ही ज़्यादा मायने रखेगी। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। देखो 2 तरह की हार्डनेस होती हैं, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम बायोकार्बोनेट के कारण, ठीक है, कैल्शियम बायोकार्बोनेट के कारण। अब कई बार इससे सीधा फॉर्मूला दे दे, इसमें तो आपने करेक्ट आंसर कर दिया कैल्शियम बायोकार्बोनेट। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम बायोकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CA2HCO3 ना, CaHCO3, ये 2 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, ठीक है, CaHCO3। लेकिन जब परमानेंट हार्डनेस की बात आ जाए तो परमानेंट हार्डनेस है वो किसके कारण होती है? वो होती है कैल्शियम सल्फेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम सल्फेट के कारण, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है इसे रिमूव कैसे किया जाता है। तो देखो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ना पानी में से, तो हम सिर्फ उबाल कर ही रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ उबाल कर ही वो क्या हो जाएगी? रिमूव। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है जो कैल्शियम सल्फेट बनाता है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी, उसे आयन रेजिंग मेथड एक होता है, ठीक है, और भी कई मेथड होते हैं, ठीक है, तो मेनली तो आयन रेजिंग मेथड पूछा जाता है, उससे रिमूव किया जा सकता है। आई होप जो मैंने अभी बातें बताई वो समझ में आ गई होंगी। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? देखो इथाइलिन का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, उसमें कितने प्रेजेंट होंगे एटम? देखो जब इथाइलिन होता है ये है ना, ये होता है ना इथाइलिन, ठीक है, जब इसका आयोडोनाइजेशन कहते हैं, हमें हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजन निकरण कुछ भी कहो आप, मतलब उसमें हाइड्रोजन को बनाना होता है। तो इसके तीनों बॉन्ड तोड़ के हम क्या करेंगे? पहले तो एक एक हाइड्रोजन था, अब ये जो बॉन्ड टूटेंगे तो एक एक, यानी टोटल कार्बन कितने जुड़ जाएंगे? 6। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, समझिए मन लगा के। ये था C, ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कार्बन के 3 वैलेंसी तो बॉन्ड बनाने में जा रही थी, जब इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इसके सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और सारे हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण में कितना इसका वो हो गया, कितने हाइड्रोजन हुए थे? अभी अभी आपको बताया है 6। द प्राइमरी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग एंजाइम डाइजेशन। प्राइमरी केमिकल रिएक्शन है एंजाइम डाइजेशन के दौरान, वो कौन सी है? तो जो एंजाइम डाइजेशन यानी एंजाइम पाचन के दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रथम रासायनिक अभिक्रिया, प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया वो होती है हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन। जब तक जल अपघटन नहीं होगा हमारा पाचन तंत्र काम नहीं करेगा। मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि को प्रदान कहा जाता है? विच ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, जिस टाइम आता था अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, फिजिकल चेंज कौन सा? इसमें कुकिंग गैस का जलना, दूध का खट्टा होना, खाने का पचना, शक्कर का पानी में घुलना, इसमें फिजिकल चेंज कौन सा है?
तो सिंपल सी बात है, देखो दूध का खट्टा होना केमिकल चेंज है, खाने का पचना भी एक केमिकल चेंज है, अभी तो बताया था, प्राइमरी केमिकल रिएक्शन है ना, एंजाइम का पचना। और बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस का जलना, ये केमिकल चेंज है क्या? है नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और दोस्तों प्लीज़ स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। लगे रहोगे 4 लाख 5 लाख बच्चे जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें से 400 500 बच्चे लिए जाएंगे नेवी डबल में, और 2500 लिए जाएंगे SSR में। अगर लगे रहोगे पागलपन करके पूरी दिन पूरी रात और सिलेबस को रटने से, तो इसको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। दोस्तों मेरे 1000 मिक्स फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज़ ही कर लीजिए, काफ़ी है यार, काफ़ी है। अगर आपको थ्योरी चाहिए, थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको चाहिए, तो आप अनअकैडमी पर जाकर लेसन्स क्लास जो चल रही है, अपनी थ्योरी क्लास चल रही है, उनको फॉलो कीजिए ना, उनको देखिए ना, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन आप सिलेबस के पीछे भागोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।